गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो जो बीजिंग बेस्ड AIIB है, उन्होंने बोला है कि बेलारूस और जो रशिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने उसको होल्ड पे डाल दिया है और उसको रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है यूक्रेनियन पेनिनसुला में जो लड़ाई चल रही है उसमें बेलारूस और रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो AIIB ऐसे प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा फंसा कर नहीं रखना चाहता है, तो उसको वो रिव्यू कर रहे हैं। तो इसमें एक फैक्टर ये है कि ये AIIB जो है वैसे ये चाइना लेड बैंक है, लेकिन चाइना जो है वो रशिया के साथ एक तरह से एक डी फैक्टो अलायंस में है। बट फिर भी वो कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर रोक लगा रहा है, होल्ड पर डाल रहा है, रिव्यू कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बीजिंग और जो है मॉस्को के बीच में जो है ये एक इरिटेंट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि वो जो है उसका इसका आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा उनके रिलेशंस में। बट एनीवे ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है उन्होंने कुछ जो है वो रिव्यू करने में की दिलचस्पी दिखाई है कि कुछ प्रोजेक्ट्स को वो रिव्यू करेंगे और उनको होल्ड पे डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि उनको ये भी देखना है ना कि वायबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि कल को जो है सैंक्शंस लगे हों और वो प्रोजेक्ट जो है वो कुछ कमा के ना दे पाएँ, या फिर वो इवन अपना जो है जो लोन लिया है वो भी चुका ना पाएँ, तो ये बैंक का नुकसान होगा। इसलिए इसीलिए जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर डाल के रिव्यू करना शुरू कर दिया है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। जैसे वर्ल्ड बैंक जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट करती हैं, वैसे ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को जो है ये चाइना डोमिनेटेड बैंक है, ठीक है। तो शुरू में तो ये कहा जाता था कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फाइनेंस करने के लिए चाइना ये इस बैंक को बना रहा है, और इसीलिए जो है US ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो इसीलिए जो है इसमें जो मेंबर्स हैं वो इसमें US वगैरह मेंबर्स नहीं बने थे, इसलिए चाइना लेड बैंक है। तो अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। जनवरी 2016 में इसने ऑपरेशन स्टार्ट किए। 105 इसके अभी मेंबर्स हैं, और जो है चाइना इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, और रशिया इसका थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ठीक है। तो जबकि टॉप 3 कंट्रीज जो चाइना, इंडिया और रशिया है इसमें, फिर भी रशिया के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको रिव्यू किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अमरावती। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है उन्होंने बोला है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर अमरावती को आप कंस्ट्रक्ट करो, डेवलप करो एज कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट। और उन्होंने ये भी बोला है, 3 जज बेंच का वर्डिक्ट है ये, उन्होंने बोला है कि स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी कैपिटल को शिफ्ट कर ले या बाइफरकेट कर ले या ट्राइफरकेट कर ले कैपिटल को। तो ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होती है, ठीक है। तो अब अमरावती के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। तो अब आपको ये पता होगा थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका, कि अमरावती को जो है चंद्रबाबू नायडू जी की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अमरावती को अप्रूव किया था कि ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनेगी। लेकिन फिर उसके बाद जब जगन रेड्डी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बोला कि हम अमरावती को डेवलप नहीं करना चाहते, ये चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, हम इसको डेवलप नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में केस गया, और जो है इस पे हाई कोर्ट ने सख्ती का रुख अपनाते हुए बोला है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कैपिटल को जो है ट्राइफरकेट करना है, बाइफरकेट करना है या शिफ्ट करना है, तो आप इसका डिसीजन नहीं ले सकते। तो अमरावती कैपिटल है थी जो है इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की, ऑफ कोर्स अभी ये कैपिटल है। और इस यहीं से कृष्णा रिवर गुजरती है, और इस इधर एक बहुत ही एक ऑस्पिशियस एक इंसिडेंस होता है कि यहाँ पर जो कृष्णा रिवर है वो नॉर्थ से फ्लो करती है, ठीक है। मतलब नॉर्थ में फ्लो करती है इंस्टेड ऑफ साउथ या फिर ईस्ट, तो इसको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। इसीलिए अमरावती को जो है वो बहुत ऑस्पिशियस सिटी माना जाता है। तो ये कृष्णा रिवर के पास सिचुएटेड है। इसको हम पहले धन्या काटकम कहते थे, और ये एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट थी। आपको पता भी होगा अमरावती बुद्धिस्ट जो है उसमें आर्किटेक्चर में बहुत फेमस है ना। तो अमरावती के बुद्धा आपको पता होगा, गंधार आर्ट, अमरावती आर्ट, ये सब आपने सुना होगा। तो अमरावती जो है बुद्धिस्ट एक बहुत बड़ी साइट थी, और यहाँ पर सतवाहन डायनेस्टी ने भी रूल किया 2nd सेंचुरी BC में, और वो यहाँ पर रूल करते थे, ठीक है। तो उनकी ही वहाँ से ये रूल आगे बढ़ता रहा, और ये अमरावती की इंपॉर्टेंस आंध्रा रीजन में बढ़ती रही। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो है उन्होंने सेक्रेटरी जनरल ऑफ ITU के साथ एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके मुताबिक एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा ITU का न्यू दिल्ली में। तो ये एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर क्या है? बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, इन सबको जो है आईटीयू की सर्विसेज देने के लिए यहाँ पर एक सेंटर बनाया जा रहा है। तो एक तरह से आईटीयू का ही ऑफिस होगा और कहा जा रहा है कि इसी साल के जो है मिड में ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2020, अब ये क्या है एक्सरसाइज, क्या होती है ये? तो ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली होती है, हर 4 साल में एक बार की जाती है। तो लास्ट ये 2020 में हुई है जिनीवा में। तो उसमें ये हर 4 साल बाद एक बार होती है और इस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि कैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो जो इसकी अगली मीटिंग है वो इंडिया में होने वाली 2024 में। तो उसके लिए भी है जो आईटीयू के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईटीयू के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि इंडिया उसको 2024 में होस्ट करने वाला है। तो आईटीयू आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ओल्डेस्ट ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन है, ठीक है। 1865 में फाउंड हुई थी ये और ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट्स का लोकेशन का काम यही करती है। जिनीवा बेस्ड है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का भी ये पार्ट है। एक इंटर गवर्नमेंटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है और इसके 193 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। इंडिया जो है आईटीयू काउंसिल जो है वो इसको मतलब गवर्निंग बॉडी है, तो उसका हमेशा से मेंबर रहा है, 1952 से लगातार उसका मेंबर रहा है। और इंडिया ऑफ कोर्स आईटीयू का मेंबर 1869 से है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है डिफेंस एक्विजिशंस। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स इंडियन इंडस्ट्री को दिए हैं जो कि मेक 1 कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो मेक 1 कैटेगरी और मेक 2 कैटेगरी में क्या फ़र्क है, ये ऑफ कोर्स डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो है 2020 में ये 2 कैटेगरीज को डिफाइन किया गया था, मेक 1 कैटेगरी और मेक 2 कैटेगरी। तो मेक 1 कैटेगरी में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जो है प्राइवेट इंडस्ट्री को 90% के आसपास जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है प्रोटोटाइप बनाने के लिए। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि समझ लो मैंने एक टैंक बनाना है, तो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट देना है टैंक का, लाइट टैंक का, जैसे इसमें भी दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट। तो लाइट टैंक जो फर्स्ट मॉडल होगा प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए गवर्नमेंट 90% तक फंडिंग भी देगी, उस प्राइवेट कंपनी को असिस्ट भी करेगी। उसके बाद एक बार बन जाएगा वो प्रोटोटाइप फर्स्ट टैंक, उसके बाद तो आपने सिर्फ प्रोडक्शन करनी है उसकी लार्ज स्केल पे। तो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 90% तक फंडिंग भी देते हैं गवर्नमेंट मेक 1 कैटेगरी में। और मेक 2 कैटेगरी क्या है, जिसमें फंडिंग नहीं मिलती, बाकी असिस्टेंस सारी मिलेगी गवर्नमेंट से लेकिन फंडिंग नहीं मिलती उसमें, ठीक है। तो मेक 1 कैटेगरी के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, फिर जो है इंडियन आर्मी के कुछ प्रोजेक्ट है। तो इंडियन एयर आर्मी के लिए लाइट टैंक बनाने का पहली बार जो है वो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो पहली बार इंडियन इंडस्ट्री को दिया जा रहा है, ठीक है। तो मेक 2 प्रोसीजर के लिए भी कुछ जो है वो प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं इंडियन इंडस्ट्री को, वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ना। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है ऑफकोर्स कि क्या कौन कौन से सामान बनवा रही है गवर्नमेंट। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मेक 1 कैटेगरी और मेक 2 कैटेगरी में डिफरेंस क्या है, एक तो ये पता होना चाहिए और आपको फीचर्स पता होने चाहिए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के। तो अब हमारी जो है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो है उसमें आपको पता है कि एक गवर्नमेंट लिस्ट ऑफ वेपन्स या फिर प्लेटफॉर्म्स को नोटिफाई करती है, टाइम टू टाइम उसको जो है वो अपडेट किया जाता है। जो इक्विपमेंट इस लिस्ट के अंदर आ जाता है उसको गवर्नमेंट कभी भी इम्पोर्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्री को पता लग जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमने कहा कि एक टॉर्पीडो हम जो है कोई स्पेसिफिक टॉर्पीडो, अब हमने उसको इस कैटेगरी में डाल दिया, इस लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। तो इससे इंडियन इंडस्ट्री को क्या मैसेज जा रहा है कि अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको इंपोर्ट नहीं करना चाहते, आप इसको इंडिया में ही बनाओ। तो इंडियन इंडस्ट्री उसको बनाना शुरू करेगी। तो हम जब एक तरह से गवर्नमेंट जो है वो सिग्नल दे देती है इंडियन इंडस्ट्री को कि अब हम ये वाले जो प्रोडक्ट है ये अब हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि इंडिया में ही इसको कोई बनाए, है ना। तो इससे क्लैरिटी आ जाती है इंडियन इंडस्ट्री को, उनको फ्यूचर अपने प्लानिंग के लिए पता लग जाता है कि वो आगे क्या बनाएंगे। तो अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स हैं डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के, जैसे इंडिजनाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेड स्पेयर्स, है ना। तो जो पहले इंपोर्ट करते होते थे स्पेयर पार्ट्स जो हमारे इक्विपमेंट के लिए, उनकी भी इंडिजनाइजेशन की जाए ताकि हम स्पेयर पार्ट्स इंडिया में ही बनाएं। फिर जो है एक न्यू कैटेगरी भी लेके आए हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। जो ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, बोइंग जैसे, लॉकहीड मार्टिन जैसे बड़े बड़े जो हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो और यहीं से एक्सपोर्ट करो, है ना। फिर उसके बाद जो है को प्रोडक्शन का भी इसमें जो है वो प्रोविजन है। को प्रोडक्शन में क्या होता है कि इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट होता है, जैसे समझ लो फ्रेंच गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ, और जो समझ लो रफेल का एग्जांपल लेते हैं, तो रफेल को कहा गया कि हाँ उसको अब इंडिया में ही बनाया जाएगा, है ना। या फिर
रफाल की जो कंपनी है डसॉल्ट, डसॉल्ट उसको इंडिया में इंडिया के लिए भी बनाएगी और उसको हो सकता है तो एक्सपोर्ट भी करेगी इंडिया से। फिर फॉरेन ओईएम्स को कहा जा रहा है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, कि वो अपने प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर बनाएं, अपने जो डिफेंस के सामान भी यहाँ पर बनाएं, उनके स्पेयर पार्ट्स और जो मेंटेनेंस एंटिटीज़, सर्विस सेंटर्स, ये सारा कुछ इंडिया में खोलें, ताकि इंडिया एक ग्लोबल हब बन जाए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये सारे प्रोसीजर जो हैं डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी में ही मेंशन है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हम अच्छी करना चाहते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट अगर एक्विजिशन करनी है उसकी, तो उसके लिए सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो, फिर इंडस्ट्री फ्रेंडली प्रोसेस हो, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में ना फंसना पड़े हमारी इंडियन इंडस्ट्री को, तो उसके लिए जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए गए हैं इसके अंदर। ठीक है। फिर ऑफसेट गाइडलाइंस, ऑफसेट क्या होता है? अब समझ लो कि जैसे रफेल का एग्जांपल लेते हैं, तो मैं आपको बार बार रफेल के एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो रफेल समझ लो, एग्जांपल लेते हैं कि 1000 करोड़ रुपीज़ का एक एयरक्राफ्ट है। तो अभी हमारे ना इन ऑफसेट के वो होती हैं गाइडलाइंस। ऑफसेट की गाइडलाइंस में क्या कहा जाता है कि किसी भी हम फॉरेन कंट्री के मैन्युफैक्चरर को अगर हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जैसे रफेल को हमने डसॉल्ट को दिया रफेल बनाने के लिए, तो उनको कहा जाता है कि हम आपसे 1000 करोड़ रुपए का एक ले रहे हैं, एग्जाम्पल है हमारा ये, कि हम 1000 करोड़ रुपए में आपसे एक फाइटर प्लेन ले रहे हैं, तो आपको इसका 30% जो है वो इंडिया में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा या इंडिया से कुछ सामान खरीदना पड़ेगा। तो हम एक तरह से हम क्या चाहते हैं कि हम हमारा 1000 करोड़ अगर खर्च हो रहा है, तो उसमें से 300 करोड़ 400 करोड़ जो भी हम जितनी भी परसेंटेज है, वो एटलीस्ट इंडिया में वो कंपनी यहाँ से कुछ ना कुछ छोटे मोटे उसके स्पेयर पार्ट्स या अपने लिए कुछ वो खरीदे, है ना। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि समझ लो डसॉल्ट है, तो उन्होंने रफाल बनाने, लेकिन उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो सारे अपने हैं। तो डसॉल्ट को मुश्किल ये होती थी कि ज़बरदस्ती उनको इंडिया से कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता था, चाहे वो उनके यूज़ का भी नहीं है, उनको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता था, क्योंकि ऑफसेट की गाइडलाइंस होती थी। तो उसको भी ओवरहॉल किया गया है, उसमें भी कहा गया है कि ऑफसेट्स की बजाय जो है आप और भी ऑप्शंस देख सकते हो। अगर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हो रहा है तो उसमें ऑफसेट्स की एग्जेम्पशन भी मिल सकती है। तो उसकी बजाय जो है ऑफसेट्स की जो ये एक ज़बरदस्ती का एक प्रोसीजर था, ऑफकोर्स था इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अपना पैसा बचाना चाहते थे, लेकिन ऑफसेट की वजह से क्या होता था, समझ लो कि सिंगल वेंडर है, जैसे एग्जांपल एक सिंगल वेंडर का एग्जांपल क्या होता है, जैसे समझ लो कि हमने एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट चाहिए हमें, और हमें इस फीचर्स के एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है। तो उसमें तुम आप उनको नहीं कह सकते ना कि आपको ऑफसेट्स जो है वो करना पड़ेगा। तो अभी ऐसा होता क्या था कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें सिंगल वेंडर होता है, वो प्रोडक्ट कोई और बनाता ही नहीं है दुनिया में, तो हमें उस कंपनी से खरीदना ही पड़ेगा, या फिर आप अपनी डिफेंस की जो है रिक्वायरमेंट को आप खत्म करो। तो ऑफसेट की एक ज़बरदस्ती की रिक्वायरमेंट की वजह से हमारी वो डील नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो कंपनी मना कर देती थी कि हमें तो नहीं खरीदना आपसे कुछ भी, आप जो है, हम सिंगल वेंडर हैं, हमारे अलावा और कोई बनाता नहीं, हमारी मोनोपोली है, अगर आप नहीं खरीदोगे तो आपका नुकसान है। तो हम ऑफसेट्स को सिंगल वेंडर के केस में राइट ऑफ कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है वो अगर चाहे, तो क्योंकि ऑफकोर्स सिंगल वेंडर है तो उसकी ज़्यादा चलेगी, उसका उसके ज़्यादा टर्म्स ज़्यादा वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है। तो हमको उस कुछ केसेस में एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी, ताकि हम ऑफ कोर्स ये ऑफसेट्स का हम इसलिए क्लॉज हटाएंगे ताकि हमारी जो डिफेंस डील्स हैं वो रुकी ना रहें सिर्फ एक ऑफसेट के क्लॉज की वजह से। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कवच। तो कवच जो है एक समझ लो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसमें कि ट्रेन की कोलिजन बचाने के लिए उसको बनाया गया है। तो ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिया ने खुद बनाया है इसको। 2012 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इसका नाम था, और इसका हिंदी में नाम दिया गया है कवच। अब इसमें होगा क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या रेडियो फ्रीक्वेंसी RFID टैग्स लगाए जाएंगे आपके लोकोमोटिव्स में भी, ट्रैक्स पे भी, और जो है अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स लगाए जाएंगे, ताकि ट्रेन्स की ब्रेक्स को कंट्रोल किया जा सके और ड्राइवर्स को भी अलर्ट किया जा सके। ठीक है। तो समझ लो आपकी ट्रेन जा रही है, उसको आप लगातार मॉनिटर कर रहे हो कि वो कहाँ कहाँ, ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और जो RFID टैग्स हैं, ये आपके ट्रैक पर भी लगे हुए हैं, और आपकी ट्रेन जो आपके डब्बे हैं जिनको लोकोमोटिव्स कहते हैं उस पर भी लगे हुए हैं। तो ट्रेन की आप पूरी मूवमेंट देख सकते हो ना कि कहाँ कहाँ पर जा रही है ट्रेन। तो उसके हिसाब से वो कम्युनिकेट करेगी। ठीक है। समझ लो अगर उसको RFID टैग से आपको पता लगता रहेगा कि सामने भी एक ट्रेन आ रही है, तो अगर वो एक समझ लो 200, जैसे इसमें 200 मीटर्स का है, कि 200 मीटर्स अपार्ट थे लोकोमोटिव्स, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग गई ताकि ट्रेन का कोलिजन ना हो। ठीक है। फिर उस केस में जो है ड्राइवर्स को भी ऑफ कोर्स बताएगा वो कि सामने ट्रेन आ रही है लेकिन अगर कोई ऐसी हैपनिंग हो जाती है, ड्राइवर नहीं रोक पाता है, तो वो ट्रेन ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा 200 मीटर के अपार्ट में। ठीक है।
तो अब ये हमारा हमने इसको इंडिजिनसली बनाया है। वैसे ये इसमें यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम्स और वार्निंग सिस्टम्स भी लगाए गए हैं, एंटी कोलिजन डिवाइस भी लगाया गया है जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है। लेकिन सबसे अच्छी इसकी ये बात है कि ये वर्ल्ड का चीपेस्ट ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ना। और इसलिए इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी तो क्या है, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनका सिस्टम जो है वो डोमिनेट कर रहा है मार्केट में, लेकिन हमने जो बनाया है वो वर्ल्ड का चीपेस्ट है। तो हम और हमारा अच्छे जो है ये सिस्टम भी अच्छा है, तो इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, खासकर ऐसी कंट्रीज़ में जो कि यूरोपियन डिवाइसेस को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो अभी तक हम जो इसको पूरी कंट्री में नहीं लगा पाए हैं। ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर के जो है आपके ट्रैक्स पर लग गया है, 65 लोकोमोटिव्स कवर हो गए हैं। आने वाले टाइम में धीरे धीरे हम पूरे इंडियन रेलवेज को इससे कवर कर देंगे। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Asian Infrastructure Investment Bank. So Beijing-based AIIB has said that it was putting on hold and reviewing all the projects in Russia and Belarus. So you know that there is a crisis in Ukrainian peninsula, and according to based upon that, several countries, especially the NATO countries and European countries, are imposing sanctions on Russia. So the AIIB projects, which are currently operational in Belarus and Russia, they have said that they will be reviewing those projects, and if needed they will be put on hold, because of course this bank would not be desiring for suffering losses, because sanctions are there, so these projects may not be able to sustain their business. So this bank does not want to get involved into loss making. Okay, so this bank is actually Beijing based, so it is basically a reply to World Bank, which is Western countries dominated. So this Asian infrastructure investment bank was originally envisioned as a financial mechanism for the Belt and Road Initiative of President Xi Jinping, but later on it was encompassed as a wholesome bank, and it was developed as a multilateral development bank to improve social and economic outcomes in Asia. So as per the articles of agreement of AIIB, of course it is a multilateral treaty. 57 founding members were there, and this bank is headquartered in Beijing, and it started its operations in January 2016. So currently it has about 105 approved members. China is the largest shareholder. So according to the shareholding capacity, the voting rights are accorded to the members. So like China has 26.61% voting shares. The second largest shareholder of this bank is India, and the third largest is Russia. Okay, so China, India, and Russia are the majority shareholders of this bank. The fourth one is Germany. Okay, so despite Russia being the third largest shareholder, AIIB has decided to review the projects in that country, of course, because of the sanctions issue. So now let us see the next topic, which is Amravati. So you know that let me tell you the background story of this particular news item. So you know that during Chandrababu Naidu ji's government, the Andhra Pradesh government decided that they will put up Amravati as the state capital. There were several other issues also, like they were planning a separate capital for the legislature, another capital for the uh, uh, high court, and another one for the executive. But later on it was decided that Amravati will serve as the capital of Andhra Pradesh. But then the government changed, Jagan Reddy government came. Then Jagan Reddy thought that this pilot project of Amravati, which was of course being uh, spearheaded by Singapore government was investing and it was developing this city. So Chandrababu Naidu government, of course, spearheaded this city as the capital of Andhra Pradesh. But then Jagan Reddy government thought that this is a project of Naidu government. Then they started stalling this capital city project, and they even tried to shift that city somewhere else. Okay, but now the case went to high court, and now the high court has given its verdict that the state government has no capacity or competence to change the capital or remove Amravati from being the capital of the state. Okay, so now let us see what is Amravati. So Amravati is of course the capital of Andhra Pradesh, and it is located on the river Krishna banks. It was earlier known as Katakam, and it is an important Buddhist site. You know that there is a you will have Gandhar art, then Amravati art in Buddhist architecture. You may have already read about it also if you have covered the ancient medieval history.
So Amravati's history dates back to 2nd century BC, and it was the capital of Satvahana dynasty. Okay, so there is one very important fact that Amravati is one of the few places in India where the river flows north instead of south or east. So this is considered very auspicious, and it is considered as that particular place is very auspicious. So Amravati is considered very auspicious because of this particular fact. Okay. So now let us see the next topic, which is International Telecommunication Union. So recently, Union Minister of Telecommunication and Secretary General of ITU has signed the host country agreement for the establishment of Area Office and Innovation Center of ITU in New Delhi. So this office basically will serve the needs of South Asian countries like Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Iran, Maldives, Nepal, Sri Lanka, and India, and it will provide the legal and financial framework for establishment and operations of the area office. Okay, so of course this according to this agreement, this center will be legally accorded the status of a area office of this ITU. Okay, so this will serve as the ITU's regional office for the South Asian region, and it is expected that this office will start working in mid 2020s 2022. So there's also another agreement, World Telecommunications Standardization Assembly Agreement. So in the last meeting that was held in 2020, it was decided that the next meeting of this WTSA will be held in India, uh, that is in 2024. So this meeting is held once in 4 years. In this meeting, this ITU decides about how to standardize the information and communication technologies in the member states. So let us also see what is this ITU. So ITU is the United Nations Specialized Agency, and it works for the information and communication technologies, and it is the oldest among the all the 15 specialized agencies of UN. Okay, so it was founded in 1865, and it allocates global radio spectrum and satellite orbits. So India is also the member of this ITU since 1869, and since 1952 we have been serving as regularly as the member of ITU Council, that is the administrative body which oversees the functioning of ITU. Okay, so this ITU is also a member of the United Nations Development Group, and it is based in Geneva. So now let us see the next topic, which is defense acquisition. So now you know that Ministry of Defense has offered 4 projects to the Indian industry for design and development under Make One category. So what is the difference between Make One category and Make Two category? So actually these two categories were defined by the Defense Acquisition Procedure of 2020, and under the first category, let's say the government wants to build the government wants the Indian industry to build a light tank. Okay, so under the Make One category, if this tender has been opened under the Make One category, then the government will help that private company to build the prototype or the first tank, and government will also provide 90% of the funding for that prototype production. Okay, and in Make Two category, government will only assist in the development of prototype production, but it will not give funding to that company. Okay, so Make One category funding is there, Make Two category funding is not there. This is the only difference between these two categories. Okay, so financial support for prototype development is given in the Make One category. Several of the equipments have been mentioned here, and these will be designed and developed by the Indian industry now. First time this Indian industry will be developed in big ticket platforms like light tank development. So what are the features of defense acquisition procedure of 2020? So of course we want to establish India as the manufacturing hub of globe as a manufacturing hub for defense technology. So according to this defense acquisition procedure, Indian government will continuously update and notify the new products where under a list which will be put in the no import category. So government will be saying that that's like this light tank, we will not be importing it any further. So the Indian industry should brace itself, and it should start production and sell it to us. Okay, so this ban on import, this list will
basically help the Indian industry to plan for the future as to what they want to produce for the government, and they can get into the defense manufacturing business. Okay. Similarly, there are co-production agreements like if intergovernmental agreement is there, then the this the two countries can simultaneously or together joint they can engage in joint production of defense products. There is also a global manufacture in India category of buy, so in which we will be of course buying international products, but they will be manufactured in India. Like I was giving an example of Rafale. So of course we are buying a French made aircraft, of course, but there will be this will be bought by us only if Dassault agrees to manufacture it in India. Okay. Uh, we also want the FDI in defense manufacturing. So we will be encouraging foreign original equipment manufacturers to not just make in India, but also set up their manufacturing and maintenance facilities in India, so that India can uh, uh, emerge as a global manufacturing and global servicing hub of the defense equipments. Okay. So we also want to promote ease of doing business through this policy. So we would be helping the Indian industry or the even the foreign industry with simplified procedures, and certain specific provisions will be made, so that the entire process will be cut short of the red tapeism, and the process will be more investor friendly, uh, industry friendly, and more predictable. Okay. So there is also some changes in the offset guidelines. Like I was explaining you, the offset means that if I'm purchasing 1000 rupee shirt from you, then I would only purchase a shirt of 1000 rupees from you if you purchase, let's say, a wool from me for 300 rupees. Okay. So basically I'm trying to save at least 300 rupees of mine. Okay. So you have to otherwise procure wool or cotton and from anywhere. So you wouldn't mind, you would uh, buy it from me instead of buying it from somewhere else. So you wouldn't mind it. But there are certain situations, like there are single vendor situations, like if I am the only person who is selling shirt in the world, and in that case you say that I will only buy shirt from you if you buy 300 rupees cotton from me, then I would say no, I don't want I don't want to sell you this shirt, because I am having a monopoly here. So this, and under such categories it becomes very difficult. If let's say there is only Rafale, there is only one kind of one aircraft as good as Rafale, but then India is not buying it because the Rafale company, that is the Dassault, is not agreeing to the offset guidelines of India. Okay. So in that case the deal may get struck, and the India's national security will be at stake. So there will be certain exceptions, of course, for offset guidelines as per this defense acquisition procedure. Okay. So now let us see the next topic, which is Kavach. So this is Kavach is basically train collision avoidance system, according to which let's say two trains are coming at each other, they will stop after a certain distance, so that collision can be avoided. So this experiment was recently also conducted when a locomotive was carrying Union Railway Minister and another locomotive was carrying the Railway Board Chairman, and automatically the brakes applied when they were 200 meters apart. Okay. So this is Kavach. This is an indigenously developed automatic train protection system, and it is India's very own protection system. We have been developing it since 2012. So it is basically a set of electronic devices and RFID devices. So these devices will be installed in locomotives, the railway tracks, and even they will also control the brakes. So let's say if there is a situation where the system is alerting the driver that a train is coming from the other side, but then the driver does not respond to that call, then in that case the brakes would apply automatically after a certain period of time, or after a certain distance is covered, and or like in this case, when the trains were 200 meters apart, the brakes were automatically applied, thus avoiding a collision. Okay. So
How would it work? Of course, because you have installed the RFID tags and other electronic devices on the railway track and on the train, so they will continuously monitor the movement of the train. So it will continue sending signals that where the train is traveling and where the train has reached. So based upon that, the brake functions would function. Okay, so of course this Kavach has indigenously developed systems also, but and European train protection and warning systems also. But it is the world's cheapest automatic train protection system. So you know that European train protection system is very expensive. Not all countries can afford it. So those countries, India's Kavach system would become very lucrative, and they would be able to buy it because it is the cheapest in the world. Okay, so we have already deployed this system over about 1100 kilometers of track, and about 65 locomotives of South Central Railways have accommodated this Kavach system, and slowly we will be expanding it further. In the next few years, we may even cover the entire Indian Railways with this system. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.